नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 68वीं बीपीएससी पीटी जो आपका 12 फरवरी को है, एग्ज़ाम नज़दीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर, और आपको भी पूछना हो कुछ तो मैसेज कर दीजिए। तो वो उन्होंने मैसेज किया स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कि थोड़ा सा एक दिन बातचीत का वीडियो बना दीजिए कुछ गाइडेंस से रिलेटेड, कि अभी जो जितने भी दिन बाकी हैं इसमें किस तरह से किस मोड पर तैयारी करनी चाहिए। और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है बच्चों को। जायज़ है, आपका घबराना बिल्कुल जायज़ होता है। वही लोग घबराते हैं सबसे पहली चीज़ ना, जो वाकई मेहनत करते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं किया होता तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होती, रिलैक्स दे होकर आप चले जाते एग्ज़ाम देने। लेकिन आपके सिलेक्शन ना होने में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक में हैं या रिलैक्स मोड पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना कुछ चीज़ों का आप लोगों को। देखो, आप जो पढ़ते हैं वही सब लोग पढ़ते हैं, फिर जो सेलेक्ट होते हैं और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं उनमें बिल्कुल नॉलेज का तो अंतर होता है, बिल्कुल होता है। लक का भी एक फैक्टर होता है, बिल निसंदेह होता है प्री एग्ज़ाम में। लेकिन एक फैक्टर ये भी होता है कि उनका मेंटल कंडीशन कैसा है, यानी कि वो कितना रिलैक्स रहते हैं किसी विपरीत सिचुएशन में, और आप कितना ज़्यादा पैनिक करते हैं किसी विशेष सिचुएशन में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, इस चीज़ का भी टेस्ट होता है कि आप कितना ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। ओके, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब भी आप जाएं, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, सबसे पहली चीज़। बाकी चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे, ई ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग, सब चीज़ को लेकर कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़िए, खूब पढ़िए, जितनी मेहनत कर सकते हैं 10 दिन में या जितने दिनों से आप कर रहे हैं, और मेहनत कीजिए। लेकिन पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। रिलैक्स मोड पर एग्ज़ाम देने जाइएगा। एक तो लड़कों को यात्रा करना होता है, लंबी लंबी यात्रा। किशनगंज का सेंटर दिया है, बिल्कुल औरंगाबाद में औरंगाबाद का सेंटर दिया है, दरभंगा में इसी तरह से दिया है। इस बार तो सेंटर हर बार का ही है। जो भी हो, आपका ये प्रोसेस है एग्ज़ाम देने का, तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। ओके, 68वीं बीपीएससी में कुछ संभावनाएं अलग तरह की हैं। जो चेयरमैन सर ने ट्वीट किया था, जो बोला भी था उन्होंने, देखो जो आदमी एग्ज़ाम लेता है उन्हीं की बातों को तो हम सुनेंगे ना, बाकी किसी यूट्यूबर की तो बातों को नहीं सुनेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ ही ऐड ऑन, कुछ भी नहीं ऐड करूँगा। जो भी उन्होंने बोला है उसी आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, जो उन्होंने बोला था 68वीं बीपीएससी को लेकर, 69 को लेकर तो बोला था कि ई ऑप्शन हटा दिया जाएगा। लेकिन 68वीं को लेकर उन्होंने बोला था कि 68 बीपीएससी से हम लोग, एक तो निगेटिव मार्किंग आ गया है, ये तो पता ही होगा, ये तो कॉमन चीज़ है। उन्होंने बोला कि ई ऑप्शन को हम एक्टिव ऑप्शन बनाएंगे, यानी कि अभी तक जो आपको 2 से 4 सवालों में ई ऑप्शन मिलते थे, अब ई ऑप्शन को इसलिए नहीं डाला जाएगा कि बीपीएससी के आंसर गलत हो गया तो ई मार के बच जाएगा बीपीएससी। पहले आयोग को बचाने के लिए ई ऑप्शन डाला गया था, है ना। लेकिन अब ई ऑप्शन को आंसर के तौर पर यूज़ करने का उन्होंने बोला था कि हम इसको ई ऑप्शन को आंसर के तौर पर यूज करेंगे। यानी कि एग्जामिनेशन जो होगा आपका, वो अब थोड़ा सा लेवल अप होगा। आपने तैयारी भी लेवल अप की ही की है मेरे हिसाब से। हम लोग जो कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्तर बढ़ा लीजिए तैयारी का, क्वेश्चन करने का, मानसिक स्थिति का, हर चीज़ का, पढ़ने का। तो इस बार के एग्जामिनेशन जब आप देने जाएंगे तो आपको निगेटिव मार्किंग के साथ ई ऑप्शन मिलेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल बनाता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मुश्किल बनाता है। उसके बाद से कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि प्रश्न का लेवल जो होगा वो भी अप होगा, प्रश्नों का जो स्तर होगा वो भी थोड़ा सा ऊपर होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई और बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें से टॉपर बच्चे को 30 सवाल आते रहते हैं मात्र यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में। तो ऐसा आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिस हिसाब का पेपर था 67वीं बीपीएससी में, उसी हिसाब का कुछ कुछ पेपर रहेगा। हाँ, उसमें क्या इंक्रीज होगा, उसमें ये चीज़ बढ़ जाएगा कि स्टेटमेंट आधारित सवाल, या करंट अफेयर के भी स्टेटमेंट आधारित सवाल, या सब्जेक्ट में कुछ सोचने वाले सवाल, या कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे जो कठिन स्तर के होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। पूरे पेपर में ऐसे सवाल की संख्या कम होगी जो कठिन स्तर के होंगे, आसान सवाल अधिक होंगे। लेकिन हाँ, होंगे ज़रूर। आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको पेपर में ये देखना पड़ेगा कि मिक्सअप रह सकता है क्वेश्चन, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सवालों को मिक्स कर दिया जाएगा कि 5-10 सवाल यहाँ कठिन दे दिए, 5-10 सवाल आगे कठिन दे दीजिए, आसान सवाल बिखरे हुए रहेंगे। आपको ढूंढना पड़ेगा कि किन सवालों को करना है और किन सवालों को छोड़ना है। ध्यान में रखना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल ही छोड़कर बढ़ जाइए। किसी सवाल के 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। सोचिए समझिए, क्या अंदाज़ा लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके हिसाब से लगाना है। किसी का आपको 3 ऑप्शन में थोड़ा सा आ रहा है कन्फ्यूजन, तो उन सवालों को करने से बचना है। जिनमें 2 में कन्फ्यूजन आए उसमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, और बाकी ऐसे सवाल की संख्या अधिक होगी जो आपको सुने सुनाए होंगे, अच्छे सवाल होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। पेपर का लेवल होगा मॉडरेट का। अभी तक जो तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ चेयरमैन वगैरह के बयान से, ट्वीट से, मॉडरेट लेवल का ही पेपर होगा। इससे पहले जो पेपर आता था वो आसान लेवल का आता था पेपर, इसीलिए आपने देखा कि कट ऑफ जाता है 113, 110, ये बहुत ही हाई कट ऑफ है। तो इसीलिए कट ऑफ को कम करने के लिए ये डाला गया है कि थोड़ा सा कठिन स्तर का पेपर बनाया जाए और निगेटिव मार्किंग डाला जाए, ताकि तुक्केबाज जो हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, जिनके लिए सिविल सर्विसेज बस एक एग्ज़ाम देने का जरिया है, वो लोग बाहर हो जाएं। और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो आप लोग हैं, जो हमेशा रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, आप ही के लिए ये पेपर होगा। ओके, इसलिए घबराहट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। पेपर अच्छा आएगा, आपके पढ़े हुए से सवाल आएंगे। ओके, और एग्ज़ाम पर फोकस करना है अभी, एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट की बारी आती है। अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा तो रिज़ल्ट गारंटेड अच्छा नहीं जाएगा, और अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। तो अभी एग्ज़ाम पर सिर्फ फोकस कीजिए, रिज़ल्ट का सोच सोच के मत घबराइए कि नहीं होगा इस बार तो क्या होगा, ये इस पर अभी नहीं जाना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं और क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, इन चीज़ों पर बात करते हैं, फिर रिवीजन पर हम लोग आ जाएंगे। देखो, नेगेटिव मार्किंग के साथ एक ये दिक्कत होता है कि इसमें कोई भी आदमी ये श्योर नहीं होता कि उसने अगर 100 सवाल हल किए हैं तो उसमें से उसके 90 सही होंगे या 80 सही होंगे। एक अंदाज़ा होता है कि मेरा 80 से 90 के बीच में सही होना चाहिए, बाकी मेरे आंसर गलत लग सकते हैं। ओके, 1/4 निगेटिव मार्किंग है आपका। तो अगर आप सही बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं आंसर को, 140 भी लगा के आना चाहते हैं आपको लग रहा है कि मेरे सारे सही होंगे, तो आप निसंदेह लगाइए, कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, अगर आपको 100 मार्क्स लाना है, 95 प्लस में अगर आपको मार्क्स रहता है, रखना है, तो आप सेफ़ रहेंगे थोड़ा सा कट ऑफ के रेंज में। 95 प्लस में ही रखना है तो आपको मिनिमम 120 के आसपास तो सवाल हल करना पड़ेगा। लेकिन ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैं ये भी यहाँ पर क्लियर कर दूँ। कुछ बच्चे आ जाते हैं, बोले कि निगेटिव आएगा तो आप बचाएंगे क्या? नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रवेश करते हो, सेंटर में जब आप प्रवेश करते हो, उसके बाद आप अकेले होते हो। कोई भी आपको गाइड करने वाला कोई कुछ नहीं होता, ना आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, कोई टीचर, मेंटोर, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। आप अकेले होते हैं और आपके साथ आपका पढ़ा हुआ मटेरियल होता है, और आपके मन मस्तिष्क में जो चीज़ें छपी हुई, पढ़े हुए हैं, वही चीज़ें होती हैं। उसके आधार पर आपको फैसला लेना पड़ता है कि मुझे कितने सवाल करने हैं, पेपर किस स्तर का आया हुआ है, पेपर ज़्यादा कठिन आया हुआ है, पेपर आसान आया हुआ है, पेपर मॉडरेट आया हुआ है। आपको वहीं पर खुद का डिसीजन लेना होता है। ओके, और वहीं पर असल में आपका परीक्षा भी होता है। तो अगर पेपर आसान आता है तो आप 120 प्लस में सवाल हल कीजिए। पेपर अगर ज़्यादा कठिन आता है तब तो जितने सवाल आपको आ रहे हैं उतने को हल कीजिए, और थोड़े बहुत सवालों में आप रिस्क ले सकते हैं। ध्यान रखना, मैंने दोनों कंडीशन बता दिया है। अब आपको ये खुद से डिसाइड करना है कि 68वीं बीपीएससी का पेपर देखने के बाद कि इस पेपर में कितने सवाल हल करने चाहिए और कितने नहीं हल करने चाहिए। लेकिन जहाँ तक कट ऑफ की बात है, पेपर अगर ज़्यादा कठिन आया तब तो कट ऑफ बिल्कुल गिर जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट लेवल का पेपर रहा तो 95 के आसपास, 95 से 105 के बीच में जनरल बॉयज़ का कट ऑफ रहना चाहिए। इसके हिसाब से आप अपना कट ऑफ भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं कि रिवीजन पर कैसा होना चाहिए हमारा, अभी क्या पढ़ना चाहिए हम लोगों को। देखो गुरु, सिलेक्शन के पीछे, होना और ना होना के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है, एक तो होता है रिवीजन का, और दूसरा होता है कि आप कितने स्थिर स्टूडेंट हैं। स्थिर स्टूडेंट का मतलब आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप किस तरह से खुद को संभालते हैं। दो ही चीज़ का वैल्यू होता है। एक एक बार करके 10 बुक पढ़ लिया, कोई मायने नहीं रखता। एक बुक को 10 बार आपने पढ़ लिया, ये चीज़ आपको पास करा सकती है।
तो अभी 10 दिन जो बाकी है इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, इसलिए मैं कुछ भी नया वीडियो नहीं डालता हूँ किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, कोई एमसीक्यू नया, नथिंग, जीरो। जो भी मैं करवाता हूँ वो रिवीजन के लिए ही करवा रहा हूँ, पुराने एमसीक्यू को ही ला रहा हूँ मैं बार बार, जिससे वो याद हो जाए आपको। ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए फैक्ट में थोड़ा सा भी आपने गलती किया तो आपके झट से 1/4 मार्क्स गिर जाएंगे। इसके लिए रिवीजन सबसे मस्ट होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन पर। जैसे इकोनॉमिक्स और भूगोल में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। इकोनॉमिक्स और भूगोल में अगर बीपीएससी को स्तर बढ़ाना होगा अपने सवालों का, तो सबसे पहले वो हिस्ट्री के सवालों को थोड़ा सा टफ कर देगा, क्योंकि वो सबसे आसान सेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स और भूगोल में वैसे ही स्टूडेंट्स को दिक्कत आती रहती है। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक चैप्टर है, बैंकिंग प्रणाली हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ के जाइए। स्टेटमेंट बारे इस पर सवाल मिल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के स्टैटिक से सवालों की संख्या कम होती है, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से सवालों की संख्या अधिक होती है। तो करंट अफेयर में आपको पिछले साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार के कुछ इकोनॉमिक डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, जीएसटी का डेटा, कर का डेटा, इन सब चीज़ों को देख कर जाना चाहिए। तो वहाँ से आपके सवाल सही होने के पूरे चांसेज होंगे। बाकी इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू, उसको कीजिए। और घटना चक्र के एमसीक्यू लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर आपने पहले नहीं लगाया है तो अभी लगाने बैठेंगे तो फिर आपको उसको रिवाइज़ करने में दिक्कत आएगी, इसलिए अपने हिसाब से फैसला लीजिए कि रिवाइज़ कहाँ से करना चाहिए आपको। पढ़ना कुछ भी नहीं, आप रिवाइज़ जितना कर सकते हैं कर लीजिए। भूगोल की बात करें तो भूगोल में अगर आप घटना चक्र ढंग से पढ़ के चले जाते हैं और मैपिंग जो हम शॉर्ट में करते हैं, या अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग खुद से किया हुआ है, तो वहाँ से आपके सवाल बन जाएंगे। और ध्यान रखना, फिजिकल भूगोल से भी आपके सवाल बन सकते हैं, वहाँ से भी इस बार सवाल पूछे जा सकते हैं। मानसून वगैरह से, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी और जो तापमान वगैरह का डिफरेंस होता है, मानसून होता है, और ये सब सवालों से आपके पूछे जा सकते हैं टॉपिक से। अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री का। ये सबसे स्कोरिंग और सबसे आसान सेक्शनों में से एक है। सबसे ज़्यादा बच्चे पीटी के लिए इसी पर फोकस रहते हैं, रहना भी चाहिए। पीवाईक्यू को जितना ज़्यादा कर सकते हैं कर लीजिए। पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी का नहीं, बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू काफ़ी है। बिहार स्पेशल में पीवाईक्यू से बाहर एक भी नहीं पूछता है हिस्ट्री में। लेकिन अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट की बात करें, और घटना चक्र से आप इन दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं, मिडिएवल को भी। इसके बाहर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं जनरली। बाकी जो आपने बुक पढ़ा है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, एसके पांडे पढ़ा है, केबीसी नैनो पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए इस 10 से 15 दिनों में। करंट अफेयर की बात अब हम लोग करते हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे लार्ज सेक्शन इसी का है, करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर का पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक का पूछेगा। तो जो एक अंदाज़ा बीपीएससी के पेपर से हमने लगाया था कि पिछले साल के फरवरी मार्च से लेकर इस साल के जनवरी फरवरी तक का पूछना चाहिए। जनवरी तक का, फरवरी नहीं, जनवरी तक का। जनवरी में भी कहाँ तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 जनवरी तक जाएगा, उसके बाद का नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि पढ़ना कहाँ कहाँ से है। तो एक एडुटेरिया का जो मैगजीन आता है, नेशनल इंटरनेशनल, उसको कर लीजिए। एडुटेरिया बिहार को कर लीजिए, स्पीडी बिहार को कर लीजिए, स्पीडी नेशनल इंटरनेशनल कर लीजिए। उसके अलावा भी कोई अगर टेस्ट सीरीज़ का आपको करंट अफेयर का मिला है, मैंने करवाया था चैनल पर, तो उसको कर लीजिए। और इसी को बार बार कम से कम 3 बार रिवाइज़ कीजिए। करंट अफेयर के जो भी सवाल आते हैं, मुझे पता है आपने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको ये तो ज़रूर लगा होगा कि ये करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाके आप भूल जाते हैं। तो यही दिक्कत जब होता है बच्चों को, तो इसकी के कमी के कारण होता है कि वो रिवीजन ढंग से नहीं करते हैं। तो रिवाइज ढंग से कीजिए, करंट अफेयर को बार बार पढ़िए। टेस्ट सीरीज जितने भी लगाए हैं आपने, उससे करंट अफेयर को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए 2 बार 3 बार। स्पीडी को रिवाइज़ कीजिए, एडुटेरिया को रिवाइज़ कीजिए, बिहार स्पेशल को रिवाइज़ कीजिए। और भी कोई आपने सोर्स करा है, कहीं और चैनल से पढ़ा हो, नो मैटर आप किससे पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट मायने रखता है, तो वो अगर कहीं से पढ़ा है तो उसको जाके फिर से देखिए, रिवाइज़ कीजिए। बार बार करंट अफेयर को इसलिए रिवाइज़ करना बार बार, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है फैक्ट के आधार बना के इस बार स्टेटमेंट वाले सवाल करंट अफेयर में पूछे जाएं। तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार कर देता हूं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आप वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होकर जाइए एग्ज़ाम में। आसान सवाल आएंगे तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। ओके, पॉलिटी के सेक्शन पर आते हैं अब हम लोग। पॉलिटी के सवाल, ये भी स्कोरिंग सेक्शन है। पॉलिटी और हिस्ट्री ये सब स्कोरिंग सेक्शन होता है। पॉलिटी के सवालों में जो भी आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम फैक्चुअल पूछा जाता है, फैक्ट आधारित सवाल पूछे जाते हैं।
फैक्ट में भी कौन से, तो आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाएगा, या मूल अधिकार से संबंधित सवाल पूछ सकता है, किसी आयोग से संबंधित जैसे सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधी कोई पूछ सकता है, संविधान सभा से एक सवाल जरूर आता है, गारंटेड आता है संविधान सभा से। तो इन सब सवालों को आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने किया हुआ है जहाँ से भी वहाँ से करना है। और अगर किसी ने नहीं किया है तो सोर्स के तौर पर मैं बता दूँ, घटना चक्र से अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं पॉलिटी के सवालों को तो वो इनफ हो जाता है। उसके अलावा आपको नहीं कुछ करना होता है। बहुत सारे सवाल हैं पॉलिटी में, घटना चक्र में, लेकिन किस किस चैप्टर को हमें टारगेट करना है? संविधान का निर्माण वाले चैप्टर को टारगेट करना है, मूल अधिकार को टारगेट करना है, नीति निषेधक तत्वों को, पंचायती राज को, आपातकाल संबंधी प्रावधान को, संवैधानिक बॉडी जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद से आपका आयोग बहुत, और यूपीएससी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इन सब से जुड़े हुए सवाल आपको पूछे जाएंगे। और जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं जैसे उपराज्यपाल रहते हैं, महान्यायवादी रहते हैं, इन सब से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इन सब के आर्टिकल को देखिएगा और इनके फंक्शन क्या है, कार्य क्या क्या करते हैं ये लोग, बस इसको भी अगर आप देख के जाएंगे तो आपका बहुत सारा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साइंस की बात कर लेते हैं अब हम लोग। साइंस सबसे ज़्यादा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। साइंस के सेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने लूसेंट से लगाया है तो इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आज तक लूसेंट से नहीं लगाया है, एक बार आप लगा के जाते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हमेशा सच बोलना चाहिए बच्चों से सबसे पहले। अगर आपने पहले लूसेंट लगाया है तो इसको 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं फिर से तो ज़रूर करके जाइए। 80% क्वेश्चन लूसेंट से ही टकराते हैं। अगर आपने घटना चक्र लगाया है और लूसेंट लगाया है तो इन दोनों को 2 बार रिवाइज़ कीजिए, मिनिमम 2 बार, जिससे आपके दिमाग में सवाल छप जाएँ और आप वहाँ पर जाएँ तो आपको दिक्कत ना आए। इसके अलावा करंट साइंस के लिए टेस्ट सीरीज़ भी आपको काफ़ी मदद करेगा। टेस्ट सीरीज़ में जो आप सवालों को हल करते हैं वहाँ से भी आप साइंस की तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेनेशन सहित पढ़िए और उसकी तैयारी कीजिए। बाकी अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो लगा लिया है उसके हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए जो आपने अगर टेस्ट सीरीज़ लगा लिया है पहले तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लगाया है अब तक टेस्ट सीरीज़ तो अब मत लगाइए, ये बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। कोई टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। अगर पहले लगा लिया है तो बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज़ लगाते समय मैंने आपको 2 चीज़ों पर ध्यान दिलाया था हमेशा कि आप सारे सवालों को हल मत कीजिए, निगेटिव मार्किंग के हिसाब से लगाइए। अगर आप यहाँ पर रोज़ रोज़ 120 सवाल को हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम में भी आपको इतने ही के आसपास पहुँचना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपने अभी तक लगाया है तो उसको रिवाइज़ कीजिए 3 बार, मिनिमम 3 बार रिवाइज़ कीजिए। हर प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन सहित रिवाइज़ कीजिए। कैसे रिवाइज़ करना होता है, जब आपने पहली बार सॉल्व किया होगा तो पहली बार तो आपने अपना जांच करने के लिए सॉल्व किया होगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब दूसरी बार वैसे नहीं करना है। दूसरी बार जो आपके सवाल सही हुए थे, जो गलत हुए थे, उन सबको एक दिश से पढ़ जाना है शुरू से अंत तक। पहले एमसीक्यू लगाना, देखना कितने एमसीक्यू आपके सही हो रहे हैं दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में कितने सही हो रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, उसके सारे आंसर्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। ये एक तरीका होता है स्कोर को बूस्ट करने का। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, इसी कारण कोई आदमी टॉप कर जाता है, कोई आदमी पीछे रह जाता है। रिवीजन सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी के सिलेक्शन में। ओके बंधुओं, तो ये सारे सब्जेक्ट की मैंने बात कर दी, सारे सब्जेक्ट की मैंने बात कर दी है। कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा है, मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है। सबकी बात कर ली हमने। मैथमेटिक्स, हाँ ये आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया होगा। ऐसा काम इस बार मेरे भाइयों बहनों मत करके जाना। अच्छे से मैथ्स को, कुछ ही टॉपिक तो हैं यार, क्रय विक्रय का एक टॉपिक है, लाभ हानि का टॉपिक है, मूलधन वाला टॉपिक है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सब निकालते हैं, उसका टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस का टॉपिक है, नंबर सिस्टम के कुछ एक आध सवाल पूछ लेता है, रीजनिंग में कभी कभार क्लॉक से सवाल पूछ लेता है। इन सब को अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है और आपको मैथ्स थोड़ा बहुत भी आता है तो देख के जाइए, क्योंकि ये वैसे सवाल होंगे ना 10 सवाल जहाँ पर आप नेगेटिव मार्क श्योरली काट सकते हैं, बचा सकते हैं अपने। कैसे, आप उसको सॉल्व कीजिए, वहाँ आंसर निकाल के उसको लगा दीजिए टिक, तो आपके नेगेटिव मार्क नहीं लगते हैं। 10 क्वेश्चन मायने रखता है सिलेक्शन में। आप जहाँ 110 करने वाले थे वहाँ 120 करेंगे, उसमें भी 10 श्योरिटी के साथ आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैथ्स को इग्नोर मत कीजिएगा। बाकी सबसे मूल चीज़ जो आज के वीडियो का मुझे बताना था कि सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम लोग, कोई जंग पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, 68वें एग्ज़ाम के बाद फिर से मिलेंगे, फिर से मजबूती से के साथ खड़े होकर फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह नहीं होता है कि भाई एक बार एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तो मर जाएंगे या क्या होगा, घर वाले निकाल देंगे, ये सब कुछ। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर होता है कुछ लोगों का जिनका उम्र ज़्यादा हो जाता है, जिन पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं परिवार की, या जो कुछ महिलाएं होंगी इनको बोला जाता है कि एक अटेम्प्ट है, बाकी तो तुम्हारे लड़का ढूंढ रखा है, शादी कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बचिए इन सब चीज़ों से। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।